नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के थाना खोड़ा पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 4 एटीएम कार्ड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 23 फरवरी 2026 को गणेश नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 14 फरवरी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से करीब 80,000 रुपए निकाल लिए। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद ली। 24 फरवरी को दीपक विहार क्षेत्र से आरोपी अजीत कुमार शाह, जिसकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, निवासी खोड़ा कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो एटीएम के बाहर खड़े हुए थे और जरूरतमंद लोगों की मदद के बहाने उनका कार्ड बदल देता था और बाद में अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए रकम निकाल लिया करता था। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और उसके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। तो थाना खोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर पुलिस ने किया है। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस है जो कि एटीएम कार्ड बदलकर 80,000 की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल गाजियाबाद का ये खोड़ा पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 4 एटीएम भी बरामद किए गए हैं, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 23 फरवरी 2026 को वादी गणेश ने थाना खोड़ा में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 14 फरवरी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से करीब 80,000 रुपए की रकम जो है वो निकाली थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। जिसके बाद जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सर्विलांस की मदद से 24 फरवरी को पुलिस ने दीपक विहार क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अजीत कुमार शाह, उम्र करीब 32 वर्ष है, जो कि खोड़ा कॉलोनी का ही निवासी है। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया है कि वह एटीएम के बाहर खड़े होकर ऐसे लोगों को निशाना बनाया करता था जिन्हें पैसे निकालने में दिक्कत होती थी, परेशानियां होती थी। मदद के बहाने वह उनका एटीएम कार्ड बदल देता था और बाद में दूसरे एटीएम से रकम निकाल लेता था। इस मामले में भी उसने पीड़ित का कार्ड बदलकर अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए रकम निकाली गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 4 एटीएम कार्ड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उसकी आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। खोड़ा पुलिस ने उसे फिलहाल जेल भेजने की कार्रवाई की है। बिल्कुल। और अजीत, बात की जाए, क्योंकि इस तरीके के मामले जैसे सामने आते हैं तो लोगों में एक भय का माहौल बन जाता है, क्योंकि कब उनके साथ किस तरीके का फ्रॉड हो जाए, इसको लेकर काफ़ी जो स्थितियां हैं वो गंभीर यहाँ पर बनी हुई थी। अब ऐसे में इस अपराधी को यहाँ पर पुलिस ने दबोच लिया है। एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस के लिए मानी जा रही है और आने वाले समय में इस तरीके की और भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी, ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है। जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले लोगों को एक सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा कि आखिरकार ओटीपी बताने के जरिए भी लोग बाग पैसे निकालने का ठगी का शिकार हो जाते हैं। एटीएम कार्ड में जाते हैं तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आती है, जिसमें वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं। इस कारण वह पूरे अपने पैसे जो है वो आसपास के लोगों से मदद मांगने का प्रयास करते हैं। ऐसे ताक में बैठे लोग जो है ऐसे शातिर किस्म के अपराधी जो है ऐसे आम जन को अपना शिकार बनाते हैं और कहीं ना कहीं उनके पैसे से, उनके बैंक खातों से रकम निकालकर उनके साथ ठगी का काम करते हैं। हालांकि गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस की बड़ी सफलता है। इससे कहीं ना कहीं ऐसे घटनाओं पर लगाम लग पाएगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और इस तरीके के मामलों में बड़ी कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है, तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस के लिए और लोगों के लिए भी एक राहत भरी खबर। हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को मिली है। सीसीटीवी और सर्विलांस से आरोपी को पकड़ा गया है। थाना खोड़ा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने एटीएम ठग को गिरफ्तार कर लिया है। उधर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के देवला गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक
पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान विजय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बुलंदशहर का निवासी था। पुलिस के मुताबिक विजय की पत्नी राखी ने अपने प्रेमी गुरदीप के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में अवैध संबंधों को हत्या की मुख्य वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी पत्नी राखी और उसके प्रेमी गुरदीप को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। ये मामला सारा ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर देवला गांव का है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और कहीं ना कहीं उसको मौत के घाट उतार दिया। तो अब इस मामले में पूरे जो गाँव है देवला, वहाँ पर हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुँच गई है। फिलहाल मौके पर जाकर पुलिस ने छानबीन की है और जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दोनों आरोपी हैं, प्रेमी और पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि जो उनका अवैध संबंध था, जो प्यार था, उसके बीच में जो अड़चन पैदा कर रहा था वो उनका पति था विजय मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला था। फिलहाल वो देवला गांव में सूरजपुर में रह रहा था और काफी समय से इन दोनों का जो अवैध संबंध था रेखा का और कहीं ना कहीं गुरदीप का, तो उनके प्यार के बीच में ये पति आ रहा था। इसको मौत के घाट उतार दे। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की छानबीन कर रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों गिरफ्तार किया और आगे की तहकीकात जारी है। नोएडा से अरबाज खान, डेली 20 भारत। उधर गाजियाबाद के मुरादनगर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था और उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस के अनुसार 22 जनवरी 2026 को थाना मुरादनगर में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। तफ्तीश के दौरान आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। 23 फरवरी 2026 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी तिमंगी उर्फ टिंडू पुत्र जंग निवासी ग्राम हसनपुर, थाना कोतवाली, शामली, जनपद शामली को मुरादनगर से गिरफ्तार कर लिया। तो पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मुरादनगर क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था। घटना के बाद वो धमकी देकर फरार हो गया था। पुलिस आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है और उसके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर स्थित विकास भवन में मंगलवार को कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। विकास भवन कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई गई। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिशासी अभियंता द्वारा एक कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार और अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिससे पूरे स्टाफ में आक्रोश है। तो एसोसिएशन पदाधिकारियों के अनुसार इस मामले की शिकायत पूर्व में उच्च अधिकारियों से की गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण कर्मचारियों को धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर अधिशासी अभियंता का तबादला नहीं किया गया तो दिन रात अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अध्यक्ष राहुल चौधरी और महामंत्री कुलवंत सिंह ने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारी कार्य बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। धरने के दौरान कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए कामकाज प्रभावित रहा, जबकि प्रशासनिक स्तर पर मामले को लेकर चर्चाएं जारी है। उधर होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। ग्रेटर नोएडा के तिलपता स्थित चौधरी पनीर भंडार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल कुमार गुप्ता और सैयद इबादुल्ला की टीम ने छापेमारी की। मौके पर करीब 200 किलो पनीर बरामद हुआ, जो प्रथम दृष्टया प्रदूषित और मिलावटी प्रतीत हुआ। टीम ने पनीर का नमूना जांच के लिए भेजा, जबकि शेष पनीर को नष्ट कराकर नाले में फेंक दिया गया। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 45 स्थित गणेश्वरम रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी SK पांडे और OP सिंह की टीम ने खोए का नमूना भी लिया। वहीं सेक्टर 93 में गोपाला स्वीट्स से भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार और विजय बहादुर पटेल की टीम ने खोए का सैंपल एकत्रित किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर नोएडा में कमिश्नर के निर्देशन में साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अमन के रूप में हुई है, जो मूल रूप से फिरोजाबाद का निवासी है। आरोपी गिरोह बनाकर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कराने के नाम पर लोगों को झांसा देता था और उनसे ठगी कराता था। तो पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप, नकदी और ठगी में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी संगठित तरीके से साइबर फ्रॉड को अंजाम देता था।
तो आपको बता दें कि नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश में भी जुटी है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। उधर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वेंडिंग जोन में पहले चरण में 20 पात्र वेंडरों को स्थायी प्लेटफॉर्म आवंटित किए गए। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने ACEO लक्ष्मी VS और प्रेरणा सिंह की मौजूदगी में आवंटन पत्र वितरित किए। अल्फा 2, बीटा 2 और सेक्टर 36 के वेंडिंग जोन में इन वेंडरों को जगह दी गई है। प्राधिकरण द्वारा शहर के विभिन्न सेक्टरों में कुल 769 वेंडिंग प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। ओमिक्रॉन 1A व 3, ZU 2 व 3, गामा 2, डेल्टा 1 व 3, पाई 1 और 2 सहित कई क्षेत्रों में वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं। इन वेंडिंग जोन में शेड, बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। OSD मुकेश कुमार सिंह के अनुसार 109 पात्र वेंडरों का सत्यापन कर चरणबद्ध आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि पूर्ण आवंटन के बाद संबंधित सेक्टरों को नो वेंडिंग जोन घोषित कर सड़क किनारे अवैध रेडी पटरी पर रोक लगाई जाएगी। जोन बनाए गए हैं और इसी के चलते पूर्व आवंटन के बाद नो वेंडिंग उनको लेकर यह अभियान चलाया गया है। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने पत्र वितरित किए हैं। पहले चरण में स्थायी जगह यहां पर दी गई है। कई सेक्टरों में ये वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। उधर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गाजियाबाद की तरफ से मंगलवार को पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 आवेदकों के लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। यह आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के दिशा निर्देशों के तहत किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप भारतीय विदेश सेवा ने स्वयं उपस्थित होकर आवेदकों से संवाद किया और उनके प्रकरणों की समीक्षा की। लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई कर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया गया। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी समस्याओं से त्वरित राहत देना और प्रक्रिया को अधिक सरल बनाना है। दस्तावेजी कमियों, लंबित सत्यापन और तकनीकी कारणों से अटके मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। आवेदकों ने मौके पर समाधान मिलने पर संतोष जताया। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन कर लंबित मामलों में कमी लाई जाएगी। उधर गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यशोदा मेडसिटी ने MMG जिला अस्पताल के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड AI इनेबल्ड EICU कमांड सेंटर की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने किया। यह अत्याधुनिक सिस्टम यशोदा मेडिसिटी के बेस कमांड सेंटर को MMG जिला अस्पताल के ICU से जोड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम मरीजों के डेटा का रियल टाइम विश्लेषण करेगा और स्थिति बिगड़ने पर तुरंत अलर्ट जारी करेगा। इससे विशेषज्ञ डॉक्टर दूरस्थ रूप से भी निगरानी और परामर्श दे सकेंगे। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ये पहल यशोदा फाउंडेशन के CSR कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। एकीकृत डैशबोर्ड के जरिए मरीजों के डेटा की निगरानी कर इलाज की गुणवत्ता और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा। संस्थान का कहना है कि भविष्य में इस मॉडल को अन्य जिला अस्पतालों तक भी विस्तारित किया जाएगा ताकि गंभीर मरीजों को नजदीकी अस्पताल में ही विशेषज्ञ सेवाएं मिल सकें। उधर मुजफ्फरनगर पालिका ने सरकारी भवनों पर बकाया टैक्स वसूलने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, इस साल लगभग 5 करोड़ रुपए जलकर और गृहकर का बकाया सरकारी विभागों पर है। नगर पालिका की टीम अब बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी करने में जुट गई है ताकि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले अधिकतम बकाया वसूला जा सके। इसमें मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल, सदर तहसील, विकास भवन, गुड़ मंडी समिति और SSP कार्यालय शामिल है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर पारुल यादव ने बताया कि मंडी समिति पर लगभग 3 करोड़ 65 लाख, जिला अस्पताल पर 32 लाख, विकास भवन पर 33 लाख, सदर तहसील पर 20 लाख और SSP कार्यालय पर 96 लाख रुपए का बकाया है। नगर पालिका की EO प्रज्ञा सिंह ने कहा कि टैक्स वसूली में तेजी लाने के लिए राजस्व निरीक्षकों के जनवरी माह का वेतन भी रोका गया। मार्च से पहले इस 5 से 5.5 करोड़ रुपए के बकाया को वसूलना नगर पालिका का लक्ष्य है। देखिए, जैसे वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है तो टारगेट अचीव करना होता है, तो उसमें हमारे बड़े बकायेदारों को हम नोटिस वगैरह जारी कर रहे हैं। तो उसमें कुछ हमारे सरकारी डिपार्टमेंट भी हैं जो जिन पर काफी बकाया है। उसमें जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें लगभग 32.5 लाख के आसपास बकाया है। और हमारा तहसील है, विकास भवन है, मंडी समिति है।
तो विकास भवन है जैसे उस पे लगभग 33,70,561 का बकाया है। मंडी समिति है उस पे लगभग 3,65,00,000 का बकाया है, जिसमें से 20 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। तो कोशिश है कि मार्च से पहले हमें बकाया हमारा वसूल कर लिया जाए हमारे द्वारा। सरकारी विभागों पे टोटल कितना बकाया? लगभग 5 करोड़ के आसपास, 5-5.5 करोड़ के आसपास बकाया है। उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के ग्राम कनावनी स्थित नूरी मस्जिद में 8 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना मस्जिद परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। परिजनों के अनुसार बच्चा रोजा रखकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था, तभी कॉलोनी के ही शहनवाज नामक युवक ने कथित रूप से उसे पीटा। बच्चा सहमा हुआ घर लौटा और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़ित के पिता ने थाना इंदिरापुरम में लिखित शिकायत दी है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर सत्यापन कर रही है। उधर ग्रेटर नोएडा के ओमेगा 2 यथार्थ हॉस्पिटल में क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का इलाज चल रहा है। उन्हें लंबे समय से अस्पताल में भर्ती किया गया है और कैंसर के इलाज के दौरान उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अस्पताल प्रबंधन ने फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। रिंकू सिंह के पिता वेंटिलेटर पर हैं और उनकी देखभाल विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा की जा रही है। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक उपचार लगातार किया जा रहा है। रिंकू सिंह इस समय T20 वर्ल्ड कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके पिता की हालत को लेकर उनके परिवार और फैंस चिंतित हैं। अस्पताल ने सुनिश्चित किया है कि मरीज की सुरक्षा और उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। परिवार ने भी डॉक्टरों के साथ मिलकर हर जरूरी कदम उठाया है ताकि इलाज सुचारू रूप से चलता रहे। रिंकू सिंह के प्रशंसक उनके पिता की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। उधर ग्रेटर नोएडा के लुक्सर गांव में नितिन की गोली मारकर हत्या के मामले में थाना इकोटेक 1 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी मोनू को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पुलिस की निगरानी में उसका इलाज जारी है। हत्याकांड में शामिल 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल और आरोपियों के कब्जे से बरामद सामान को साक्ष्य के रूप में अपने कब्जे में लिया है। मामले की जांच जारी है और अभी सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। थाना इकोटेक प्रथम के ग्राम लुक्सर में एक व्यक्ति नितिन सन ऑफ हीरे की गांव के ही लोगों ने पुरानी बातों को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल FIR पंजीकृत किया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने कार्य करते हुए एक नामजद अभियुक्त मोनू सन ऑफ सुखवीर को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से 1 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद किए गए। घायल को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। इसके साथ ही टीमों ने 2 अन्य अभियुक्तों को भी जो इस घटना में शामिल थे और नामजद है गिरफ्तार किया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार टीमें कार्य कर रही हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारी। उधर गाजियाबाद पुलिस ने मसूरी क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद रंगदारी और अपहरण के मामले में वांछित बदमाश अब्बास उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर तमंचा, 3 कारतूस, 1 चोरी की KTM मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार 9 जुलाई 2025 को आरोपी ने मसूरी क्षेत्र के एक ट्रांसपोर्टर से जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी वसूली थी। इसके बाद 13 जुलाई 2025 को उसी ट्रांसपोर्टर का अपहरण कर बंधक बनाकर फिरौती ली गई थी। ACP अपराध अमित सक्सेना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नाहल चौराहे से गंग नहर पटरी के पास घेराबंदी की गई। बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ और गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज उसका कराया गया। अभियुक्त कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग का सक्रिय सदस्य था। उसके खिलाफ लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में सक्रिय अपराधी गिरोह को बड़ा झटका लगा है। पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वात टीम
अपराध शाखा गाजियाबाद और मसूरी थाना क्षेत्र की टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए पुलिस मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। थाना मसूरी क्षेत्र में एक अपहरण कर फिरौती मांगने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें बलराम ठाकुर और अनिल दुजाना गैंग के सक्रिय सदस्य अब्बास उर्फ बाबू का नाम प्रकाश में आया था। आज पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि बुलंदशहर से मुरादनगर रास्ते से मसूरी होते हुए वो व्यक्ति जाएगा। उक्त सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य टीम गाजियाबाद और मसूरी टीम द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया तो वो नीला पुल जो थाना मसूरी क्षेत्र में पड़ता है वहाँ से कच्चे रास्ते से होकर भागने की फिराक में मोटरसाइकिल से फिसल गया। पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी प्रतीक्षा में हुई फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है और अभियुक्त को चिकित्सीय उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से 3 अदद धोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 1 अदद तमंचा 315 बोर और 1 चोरी की मोटरसाइकिल KTM बरामद हुई है। उक्त का एक अच्छा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर कई लूट और गैंगस्टर के मुकदमे हैं। इसको यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इसके गिरोह का जो सरगना था बलराम ठाकुर, उसको सितंबर माह में हुई मुठभेड़ में ऑलरेडी ढेर किया जा चुका है। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर गौतम बुद्ध नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति और जिला MIU की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य औद्योगिक माहौल को सुगम, सुरक्षित और सुदृढ़ बनाना तथा उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के वर्क सर्कल ACEO OSD अनुपस्थित रहे, जिस पर DM ने नाराजगी जताई और उन्हें 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए। उद्यमियों ने अतिक्रमण, ट्रैफिक जैम, कूड़ा निस्तारण, पार्किंग, खराब सड़क, स्ट्रीट लाइट, जल भराव और GST जैसी समस्याएं उठाई। DM ने बाजारों में अवैध अतिक्रमण हटाने, विशेष अभियान चलाने और जुर्माना कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके साथ ही पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने और पीक आवर में अतिरिक्त बल तैनात करने के निर्देश भी दिए गए। प्राधिकरण को सफाई व्यवस्था सुधारने, कर्मचारियों की सूची सार्वजनिक करने और मॉनिटरिंग करने को कहा गया। उद्यमी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शौचालयों का रखरखाव, नए शौचालय निर्माण और सभी सार्वजनिक शौचालय 24/7 संचालित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में प्राधिकरण, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।